Please write down the heading chapter number 2 polynomials. अब देखो पॉलिनोमियल में ना 10th में आपको सीधा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल से ही पढ़ना है, क्योंकि पॉलिनोमियल क्या होता है आपको मालूम है, एक ऐसा इक्वेशन मैथ्स में जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। कभी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन को पॉलिनोमियल तभी बोलते हैं जिसमें कंडीशन है कि पावर ऑफ वेरिएबल क्या होती है, वेरिएबल आपका होल नंबर होता है। ठीक है, ये याद रखना। और इसके बाद आपको सीधा पहले ही टॉपिक से स्टार्ट करना है, दैट इज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में याद है 9th में पढ़ाया था, वही चीज अपन को 10th में भी थोड़ी सी रिपीट करनी पड़ेगी। पहला नहीं, पहला टाइप का पॉलिनोमियल कौन सा होता है आपका, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। पहला पॉलिनोमियल क्या पढ़ाया था 9th में, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। याद है किसी को कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, fx इज इक्वल टू 2। अगर fx इज इक्वल टू 2 लिखा है यानी 2 एक कांस्टेंट है। अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि बताओ नंबर 2 एक पॉलिनोमियल है क्या, तो आप इसको भी एक पॉलिनोमियल बोल सकते हो, क्योंकि 2 को 2 इंटू एक्स की पावर 0 हम लिख सकते हैं। बोलो राइट और नॉट, क्लियर है यहां तक अच्छे से। अच्छा, वैसे ही अगर मैं बोलूं √2 या √3, ये भी एक पॉलिनोमियल है कि नहीं है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है पॉलिनोमियल में। कांस्टेंट इट कैन बी एनी रियल नंबर। √3 को भी √3 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं। वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर है तो आप उस इक्वेशन को पॉलिनोमियल बोल सकते हो। अब मान के चलो -3/7 है, ये भी पॉलिनोमियल है कि नहीं है यार, कांस्टेंट नंबर है ना। दिस आल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसको हम इनटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं। तो यहां से पता चला कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है आपकी, 0, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट को इनटू एक्स की पावर 0 ऐसा लिख सकते हो। बोलो क्लियर है, बोलो रिफत क्या बोल रहे थे, तो सिर्फ √3 तो था, इनटू एक्स की पावर 0 तो मैं लगाया, क्योंकि आपको ये मालूम है ना, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़े थे कि एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, 1। 2 की पावर 0 बोल दो या किसी भी x प्लस 1 की पावर 0 भी बोलोगे ना, मैथमेटिक्स में एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू कितना, 1। बोलो क्लियर है यहां तक, अरे कहीं कोई डाउट, ठीक। अच्छा ये बताओ आप, नेक्स्ट इसी के अंदर कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंदर एक छोटी सी कैटेगरी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं क्या, जीरो पॉलिनोमियल। याद आ रहा है, कुछ कुछ 9th में पढ़ाया था। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, ये कोई अलग से कैटेगरी नहीं है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंदर ही है। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या, fx इज इक्वल टू 0। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, fx इज इक्वल टू 0। अब यार ये 0 को इतने अलग से लिख के क्यों पढ़ रहे हैं, अब ये 0 भी कांस्टेंट है, तो आप बोल सकते हो कि इसको 0 को भी हम 0 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं। बोलो राइट और नॉट। लेकिन 0 और ये बाकी कांस्टेंट में ना बहुत फर्क है। 0 किसी के भी साथ मल्टीप्लाई होके उसको क्या बना देता है, 0। जैसे √3 इंटू दिस करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये 1 है तो ये वही का वही रहेगा। इसलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होती है। लेकिन जीरो पॉलिनोमियल को अपन अलग से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि 0 इंटू एक्स की पावर क्या होगा, 0। तो कोई तो 0 इंटू एक्स की पावर 1 भी लिख सकता है ना, गलत थोड़ी ना है। 0 इंटू एक्स की पावर 1 भी कितना होगा, 0। तो ऐसे करके तो कोई 0 इंटू एक्स की पावर 100 भी बोल सकता है, क्योंकि 0 इंटू एक्स की पावर 100 भी करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0। यानी कि 0 इंटू एक्स की पावर n भी कर दोगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा, 0। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं तो इसकी डिग्री क्या बोलोगे, डिग्री 0 बोलोगे, डिग्री 1 बोलोगे, डिग्री 100 बोलोगे कि डिग्री n बोलोगे, नहीं, हम इसकी डिग्री को डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 0 भी सही है, 1 भी सही है, 100 भी सही है, n भी सही है। पर्टिकुलर कोई एक डिग्री डिफाइन कर पाओगे क्या, नहीं। तो याद रखना, जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो नॉट डिफाइन होती है। ये चीज 9th में भी बताया था, फिर तुम लोग को फिर से बता रहा हूँ। 9th में ये एमसीक्यूज में बहुत बार आया है कि डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, तो डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, नॉट डिफाइंड। एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज में 9th क्लास में है ये, और कभी कभी 10th पे पूछ देता है, तो आप लोग को ये मालूम होना चाहिए। पहले बताओ ये क्लियर हुआ, जल्दी से कॉपी पेस्ट करो।
नेक्स्ट टाइप का पॉलिनोमियल है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। नाउ देखो लीनियर पॉलिनोमियल, पहले देखो सामने देखो आप, लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म? एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। आपको हर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। अब कभी भी मैथ्स में लीनियर वर्ड आए ना तो याद रखना, लीनियर का मतलब हमेशा इसकी डिग्री कितनी होगी? 1। इसलिए इसको लीनियर बोल रहे हैं, चाहे वो लीनियर इक्वेशन हो चाहे वो लीनियर पॉलिनोमियल हो। ठीक, अब देख लो यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1। अब क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, हमने 9th क्लास में पढ़ा था एक पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही नंबर ऑफ जीरोस आते हैं। जीरोस का मतलब क्या? उसके सॉल्यूशन। याद रखना, जीरोस बोलो, रूट्स बोलो या सॉल्यूशन बोलो, ये तीनों वर्ड बिल्कुल सेम है, कहीं पर भी कुछ भी यूज हो सकता है। जीरोस बोल दो, रूट्स बोल दो या सॉल्यूशन बोलो। अगर एक पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसके एक ही जीरो आएगा। एक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो कितने सॉल्यूशन? 2 सॉल्यूशन। डिग्री 3 है तो कितने सॉल्यूशन? 3 सॉल्यूशन है। अब क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, एक ही सॉल्यूशन आएगा, तो आपको इसका ग्राफ भी देखना पड़ेगा। 10th क्लास में हर पॉलिनोमियल का ग्राफ जो है वो आपके दिमाग में एकदम स्टोर रहना चाहिए। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये क्या हो गई आपकी? वाई एक्सिस। कभी भी लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है? स्ट्रेट लाइन, जो कि देखो एक्स एक्सिस को पर्टिकुलर एक पॉइंट पे कट करता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि भाई लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, इसका एक ही सॉल्यूशन आएगा, तो ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करेगा? सिर्फ और सिर्फ एक। और हम एक्स एक्सिस ही देखेंगे, वाई एक्सिस नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल होता है, दो वेरिएबल नहीं होता। पहले बताओ ये आया कि नहीं आया समझ में? क्लियर है यहां तक सबको? तो एक पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करता है उसके उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं? सॉल्यूशन। अगर ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट किया है तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? एक सॉल्यूशन होगा। बोलो क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? नाउ थर्ड है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप लोग बताओ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? हाँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। 10th क्लास में ये छोटा सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आप टाइप्स में पढ़ रहे हो, इसी पे पूरा का पूरा एक चैप्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। करेक्ट है? इसी पॉलिनोमियल के उठा के पूरा एक चैप्टर बन गया है। ठीक, अच्छा बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या? 2, यानी कि इसकी डिग्री कितनी होगी? 2। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी हो गई? 2। और अगर डिग्री 2 है यार, तो तुम बताओ, अगर मैं इसकी ग्राफ की बात करूं तो ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करेगी? 2 पॉइंट पे, क्योंकि कितने सॉल्यूशंस आएंगे इसके? 2 सॉल्यूशन। तो इसके ग्राफ का स्पेशल शेप होता है, जिस शेप को हम बोलते हैं पैराबोला। पैराबोला। क्या बोला? पैराबोला, याद रखना है ना। तो ये यू टाइप का जो शेप होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? पैराबोला। बोलो क्लियर है यहां तक? अब देखो पैराबोला है तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। आप ध्यान दो ये कितने पॉइंट पे कट किया एक्स एक्सिस को? देखो ये 1 और ये कितना? 2। अब क्योंकि 2 पॉइंट पे कट करा है, इस पॉलिनोमियल के कितने सॉल्यूशंस होंगे? 2 सॉल्यूशंस होंगे। पहले बताओ ये आया कि नहीं आया समझ में? ये ना अपवर्ड पैराबोला है, ऊपर की तरफ इसका मुंह खुला हुआ है, देखो। ठीक है ना? ऐसे याद रखो। तो अगर ऊपर की तरफ ये अपवर्ड पैराबोला कब बनता है? जब आपका एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है वो पॉजिटिव हो, यानी ये जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना, ये क्या हो? आपका पॉजिटिव वैल्यू हो। यानी +2x² या +3x², यानी जो भी है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड पैराबोला बनता है। और बाई चांस अगर एक्स स्क्वायर नेगेटिव रहा तो डाउनवर्ड बन जाएगा, वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। बोलो आया समझ में? तो डाउनवर्ड पैराबोला कब बनेगा? जब आपका एक्स स्क्वायर क्या रहे? नेगेटिव रहे। पहले बताओ ये आया कि नहीं आया समझ में? क्लियर है यहां तक? ठीक है। अच्छा देखो, पैराबोला का जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है ना, सबसे नीचे वाला ये जो पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स ऑफ पैराबोला।
आया कि नहीं आया समझ में? ठीक, चलो इतना नोट डाउन करो फटाफट। फोर्थ ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा देखो, क्यूबिक पॉलिनोमियल, अब ये तो तुम लोग बता सकते हो यार, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ क्या होगा? हाँ, प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू क्या? 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। बताओ यहाँ x की हाईएस्ट पावर कितना? 3, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 3। बोलो क्लियर है यहाँ तक? अच्छा इसकी डिग्री 3, तो इसका ग्राफ, अच्छा डिग्री 3 है तो इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे? 3 सॉल्यूशन आएंगे। और अगर 3 सॉल्यूशन है तो ये ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट करना चाहिए? तो देखो इस स्टेप से 3 पॉइंट पे कट भी करेगा। आप पहले देखो यहाँ सामने देखो, ये आपका x एक्सिस है और ये आपका क्या है? y एक्सिस। तो आप याद रखना, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो सिंपली कर्व होता है। नॉट ओनली क्यूबिक, अब इसके बाद बाय क्वाड्रेटिक या जितने भी आगे पॉलिनोमियल आएंगे, हर एक के ग्राफ क्या बनते हैं? आपके कर्व बनते हैं। और याद रखना है कि ग्राफ फिर से वही है, जितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे कट करेगा उतने नंबर ऑफ क्या होंगे? इसके सॉल्यूशन होंगे। अगर 3 पॉइंट पे कट किया तो कितने सॉल्यूशन होंगे? 3 सॉल्यूशन होंगे। बोलो क्लियर है? इसको नोट डाउन कर लो, फर्स्ट एक्सरसाइज बनाओ। चलो खुद से बनाओ, वही ओरली बन जाएगी, वहीं के बुक में ही बन जाएगी वो। करो चलो। अरे अरे चलो देखो यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन आपका क्या है? The graph y is equal to px are given in figure. For some polynomial px, find the number of zeros of px in each case. पहले तो ये देखो, क्या पहला वाला ग्राफ कहीं पर भी x एक्सिस को कट कर रहा है? तो इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे? एक भी नहीं। तो हम लिखेंगे सीधा नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, ना जीरो भी लिख सकते हो। अगेन बताओ यहाँ कितने सॉल्यूशन? 1 सॉल्यूशन है। इसको एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो एक सॉल्यूशन आएगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक? अगेन ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? 3, तो कितने सॉल्यूशन आए? 3 सॉल्यूशन। अगेन यहाँ बताओ, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो कितने सॉल्यूशन? 2 सॉल्यूशन। अगेन यहाँ 1 2 3 4 पॉइंट पे कट कर रहा है तो 4 सॉल्यूशन। अगेन देखो 1 2 3 पॉइंट पे कट कर रहा है तो कितने सॉल्यूशन? 3 सॉल्यूशन। अच्छा खैर चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो। ये हो गया ना, ग्राफ वाला हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। अच्छा हमको ना एक्चुअल में आपकी बुक में, पुराने बुक में 2 रिलेशनशिप दिए होंगे, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, क्यूबिक के लिए। हमको फिलहाल सिलेबस में सिर्फ क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक डिडक्ट है, पिछले बार से नहीं आ रहा है। तो आपको पहला पढ़ना है फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ध्यान दो यहाँ प्लीज, सामने देखो। नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? बोलो, अभी तो बताया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू व्हाट? 0। यही होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक, जिसमें आप मुझे बताओ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? बी। और ये सी को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। तो याद रखना, मैंने आपको हेडिंग डाला है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। तो पहले मुझे बताओ, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी होगी? और अगर डिग्री 2 होगी तो इसके कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस होंगे। कभी भी याद रखना, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता है ना, तो आप उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करते थे, और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करके लास्ट में आंसर आपका कुछ ऐसा इस टाइप का आ जाता था। बोलो करेक्ट है? यानी कि इसके 2 सॉल्यूशन आते हैं आपके, जैसे इसमें एक आता था x इक्वल टू 2 और ये आगे x इक्वल टू -3। क्योंकि अब ये क्वाड्रेटिक है, इसके हमेशा आपके 2 आंसर्स आते थे। करेक्ट है? इसी को हम जीरोस बोलते थे लास्ट में। नाउ याद रखना, इन्हीं जीरोस को ना हम एक स्पेशल सिंबल से ना पहले इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, मान के चलो मैं यहाँ एज्यूम कर लेता हूं, लेट अल्फा एंड बीटा बी द zeros of a polynomial। समझना पहले ना, अभी लिखना नहीं।
क्या मान लिया मैंने, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ अबव पॉलिनोमियल। यानी यार ये देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मुझे मालूम है इसके दो आंसर आने वाले हैं। अब क्योंकि इसके दो आंसर आएंगे, उन आंसर्स को मैंने पहले एज्यूम कर लिया, एक स्पेशल सिंबल से डिनोट कर दिया, अल्फा और बीटा। अब आप बोलोगे अल्फा बीटा से ही क्यों डिनोट किया, क्योंकि आपकी बुक में भी उसी से कर रखा है तो हमने भी कर दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ अबव पॉलिनोमियल, मैंने ना अल्फा और बीटा ये दो सिंबल यूज किया, यानी इसके जो दो आंसर्स आने वाले हैं, एक को मैंने अल्फा मान लिया और दूसरे को मैंने क्या मान लिया, बीटा। अल्फा बीटा ही आरडी में भी रिप्रेजेंट किया है, आपके एनसीईआरटी में भी किया है, तो हमने भी कर दिया। अदरवाइज इसको पी और क्यू से भी बता सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली अल्फा बीटा से ही सारी बुक्स में है तो हमने भी उसी से कर दिया। बोलो क्लियर है यहाँ तक। अब अगर अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की दो जीरोस है और a इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b इज अ कोफिशिएंट ऑफ x और c कांस्टेंट है, तो इनके बीच में दो रिलेशन है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है ना, दो जीरोस आ रहे हैं ना, तो दो रिलेशन हमको मिलते हैं। उसका डेरिवेशन भी है, मैं लास्ट ईयर तक कराता था, अब नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि डेरिवेशन कभी एग्जाम में नहीं पूछा, 10 12 15 साल में कभी नहीं पूछा होगा और वो देगा भी नहीं आपको। तो इसके रिलेशन आपको डायरेक्ट याद रखना है। पहला रिलेशन होता है, इसको हम बोलते हैं सम ऑफ जीरोस। क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोस, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाय ए। ये पहला फॉर्मूला है जिसको हम सम ऑफ जीरोस बोलते हैं। बोलो आया समझ में, ये पहला रिलेशन है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय, जिसमें अल्फा और बीटा जीरोस है, बी जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है और ए जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। बोलो क्लियर है यहां तक। सेकेंड रिलेशन है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब, सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी बाय ए। ये दो रिलेशन आपको बिल्कुल बाय हार्ट याद होने चाहिए। इस पे मेरा एक्सपेक्टेशन है कि इस बार एमसीक्यूज क्वेश्चन इसमें इसके बेसिस पे आ सकता है, मैं आपको कराऊंगा उसको, है ना, एनसीईआरटी में नहीं दिया है। जब कोविड में एमसीक्यूज बेसिस पे पेपर हो रहा था ना, तो ये सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जो एमसीक्यूज की बुक आई थी अरिहंत वगैरह की, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, एक एक दो दो लाइन के ही होते हैं, लेकिन आपको ये फॉर्मूले अच्छे से रहना याद होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाय ए। पहले बताओ ये क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? आप इसको लिख लो और अभी के अभी याद कर लो, एक क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, चलो पहले लिख। अब देखो क्या बोला है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो हमको क्या करना है, पहले हमको इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो निकाल लेना है, क्योंकि बोला है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इनके जीरोस निकालना है, और उसके बाद वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। फिर हमको उसके जीरोस और उसके कोफिशिएंट के जो बीच का रिलेशन है उसको वेरीफाई करना है। चलो करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब सबसे पहले ये बताओ, अगर मुझे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, वी हैव टू यूज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ये आपने 9th में भी सीखा है, 8th में भी सीखा है। ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर सॉल्व करना है तो यू हैव टू यूज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल चलो बताओ, तो क्या हो जाएगा, 8 है तो इसको करेंगे 4 2 जा 8, तो बताओ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x। ये माइनस 2x को माइनस 4x प्लस 2x लिखते हैं, क्योंकि 8 के दो फैक्टर बन सकते हैं, 4 2 जा 8, तो इस टाइप से मैं यूज कर लिया, माइनस 8। ठीक, तो बताओ क्या हो जाएगा, इसमें x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा x माइनस 4, अगेन इसमें प्लस 2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा x माइनस 4, तो ये आ जाएगा बेटा x प्लस 2 और x माइनस 4। ये आ गया मेरे दो फैक्टर, राइट। तो ये आ गया मेरा, एक आ गया बेटा x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड एक आ गया x इज इक्वल टू 4, आ गया x इज इक्वल टू माइनस 2 और x इज इक्वल टू 4। तो ये दो जीरोस आ गए मेरे, ठीक है, यानी इसके दो सॉल्यूशन आ गए, x के दो आंसर आ गए, इसी को हम जीरोस बोलते हैं बेटा। तो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि लेट
क्योंकि अब ये दो जीरोस है मेरे -2 और 4, तो मैं एज्यूम कर लेता हूं लेट अल्फा इज इक्वल टू, क्योंकि हम अब जीरोस को अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट अल्फा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इज इक्वल टू 4, है ना, क्योंकि जीरोस को हम अल्फा बीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अल्फा मैं लिख लिया लेट अल्फा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो बेटा ये मेरा ना क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया, जिसमें मुझे बोला था कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो मैंने ये जीरोस निकाल दिया, मेरे दो जीरो आया -2 और 4। अब क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। हमको उनके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, उसके जीरो और उसके कोफिशिएंट का बीच का रिलेशन। अब तुम बताओ क्या होता है बेटा, अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके जीरोस और इसके कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है? तो दो रिलेशन है, हमने देखा है। एक रिलेशन ये है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है, ये फर्स्ट रिलेशन है। ठीक है, ये फर्स्ट रिलेशन है। और एक होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/, और हमको दोनों रिलेशन को वेरीफाई करने बोला है। वेरीफाई का मतलब क्या होता है? वेरीफाई का मतलब ये हुआ कि आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे था दोनों को इक्वल प्रूफ करना होता है। जब भी क्वेश्चन में वेरीफाई करने बोले, उसका मतलब आपको एलएचएस और आरएचएस को इक्वल शो करना है। तो चलो करते हैं अपन। सबसे पहले एक काम करो, एलएचएस ले लो बेटा। ठीक है, सबसे पहले एक काम करो, एलएचएस ले लो। एलएचएस है मेरा अल्फा प्लस बीटा। एलएचएस है अल्फा प्लस बीटा। चलो बताओ अल्फा कितना आया हमारा -2, प्लस बताओ बीटा कितना आया है 4। तो बताओ -2 + 4 कितना हो जाएगा? दैट इज नथिंग बट 2, राइट। तो ये हो गया मेरा एलएचएस। सेम वैसे ही इसके साइड में मैं इसका आरएचएस सॉल्व कर लेता हूं। अच्छा, आरएचएस को सॉल्व करने से पहले ना एक चीज बताओ, आपकी इक्वेशन क्या दी है बेटा? आपकी इक्वेशन दी है x² - 2x -8, राइट, ये इक्वेशन दी है। तो अब मुझे आप लोग ये बताओ कि इसमें a b c की वैल्यू क्या रहेगी, कैसे निकालेंगे? हम इसको कंपेयर करेंगे बेटा, हम इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, दैट इज ax² प्लस bx प्लस c से मैं इसको कंपेयर करूंगा। तो अब तुम बताओ मुझे, अगर हम दोनों साइड को कंपेयर करें तो a b c की क्या वैल्यू मिल रही है हमको? तो बताओ क्या हमको a मिल रहा है a इज इक्वल टू 1, यहाँ x² का कोफिशिएंट a है, तो यहाँ x² का कोफिशिएंट कितना है 1, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा 1। आया समझ में? सेम वैसे ही बताओ, यहाँ x का कोफिशिएंट b है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है हमारा -2, तो हमारा b इज इक्वल टू क्या आया बेटा -2। ठीक, यहाँ c की जगह क्या लिखा हुआ है -8, तो हमारा c कितना है बेटा -8। तो इस तरीके से आप a b c की वैल्यू निकालोगे, कंपेयर करके आपका a b c निकल जाएगा। ठीक है, क्यों निकालना पड़ा? क्योंकि बेटा आरएचएस सॉल्व करना पड़ेगा। चलो बताओ आरएचएस कितना है -b/a, ये हमारा आरएचएस है, करेक्ट है। तो चलो बताओ -b कितना है आपका? b -2 है, तो ये वाला माइनस तो बेटा ये फॉर्मूले का माइनस है ना, b का माइनस इसे ब्रैकेट में लिख लेना, ब्रैकेट -2 का होल अपॉन a। बताओ a कितना है 1। ठीक है, अगेन बताओ माइनस माइनस प्लस 2/1। अच्छा 2/1 को हम 2 लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो तुम बताओ LHS और RHS क्या इक्वल आ गया? ठीक है, ये भी 2 आया, ये भी 2 आया, देयरफॉर हम क्या बोलेंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, हेंस वेरीफाइड। ये ना बेटा मैंने फर्स्ट रिलेशन को वेरीफाई करा है, ध्यान देना, ये मैंने अभी फर्स्ट रिलेशन को वेरीफाई करा है। सेकेंड रिलेशन भी हमको वेरीफाई कराने बोला है, तो उसको भी कराना पड़ेगा आपको, सेकेंड रिलेशन को भी वेरीफाई कराना पड़ेगा। चलो सेकेंड रिलेशन वेरीफाई करेंगे। क्या है सेकेंड रिलेशन? प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, राइट। अगेन चलो मैं अब इसको यहीं साइड बाय साइड सॉल्व करता हूं। अल्फा इंटू बीटा, बेटा क्या है अल्फा -2 इंटू बीटा क्या है 4, इंटू को डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, मैथमेटिक्स में याद रखना। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 4 2 8, तो दैट इज -8।
क्लियर है? सेम वैसे ही c बाय a, जरा तुम मुझे बताओ c कितना आया था हमारा, -8 अपॉन a कितना है 1, तो -8 अपॉन 1 इज नथिंग बट -8। देखो अगेन LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है, हेंस इट इज वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत इजी है, करना कुछ नहीं है आपको, सिर्फ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से पहले आपको उसको सॉल्व करके उसके जीरोस निकाल लेना है, और उसके बाद उसके जीरोस एक बार आ जाएंगे तो उसके रिलेशनशिप को आपको वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी बाकी बिट्स हैं सब में आपको यही काम करना है, पहले आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर लो और उसके बाद उसके रिलेशन को वेरीफाई कर लो। ठीक है बेटा, होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लेना और आगे के क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन फट से। नाउ तो जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया फर्स्ट क्वेश्चन, सेम वैसे ही बेटा सेकंड, थर्ड और लास्ट दैट इज सिक्स्थ क्वेश्चन। सेकंड, थर्ड और सिक्स्थ क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में दिया है। आप उसको पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करके उसकी जीरोस निकालो, और जैसे उसके जीरोस आ जाएंगे उसके बाद उसके रिलेशनशिप को वेरीफाई कर लेना। फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पर सबसे पहले हम फोर्थ क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है। फोर्थ क्वेश्चन दिया था 4u² प्लस 8u, आपको इसको सॉल्व करने बोला है। तो बताओ क्या होगा 4u² प्लस 8u। पहले ये देख लो भाई, दोनों में कॉमन फैक्टर कुछ दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। 4u प्लस 8u में 4u कॉमन है, राइट? 4u दोनों में कॉमन अगर मैं ले लूं तो यहाँ क्या बच जाएगा, 4u² में से 4u चला गया, क्या बचा बेचारा, u बच गया, प्लस 8u में से अगर 4u कॉमन कर दूं तो 4u इंटू 2 करोगे तो 8u आ जाएगा, तो कितना बच गया, 2 बच गया। यानी u तो हटक गया यहाँ से, और 4 कॉमन लिए तो 4 2 जा 8, तो ये ऐसा बच गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कॉमन फैक्टर लेना आप 7th क्लास से सीख रहे हो, तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो अब बेटा देखो ये आ गया मेरा, ये आ गया मेरा। अब इसका जीरोस क्या होगा, इस टाइप का तो आपने नहीं देखा होगा। अभी तक हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करते थे तो 2 आता था, उसको इक्वेट करते थे जीरो, कोई अंतर नहीं है इसमें भी। ये आया ना आपका, जस्ट इसको इक्वेट कर दो जीरो से बेटा, जैसे हम मिडिल टर्म की बात करते थे इसको भी इक्वेट कर दो जीरो से। तो आप इसको जैसे इक्वेट करोगे जीरो से, पहले ये टर्म को इक्वेट कर दो जीरो से, तो बताओ u प्लस 2 इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा, u इज इक्वल टू -2। या u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 को इक्वेट कर दो जीरो से, तो ये आ जाएगा u इज इक्वल टू -2। वैसे ही सिमिलरली आप 4u को इक्वेट कर दो जीरो से, 4u को इक्वेट कर दो जीरो से, अगेन आपका u कितना आ जाएगा बेटा, 0। अगेन आपका u कितना आ जाएगा, 0। तो u आ गया हमारा एक बार -2। ठीक है, देखो क्योंकि 4u यहाँ पर बचा है ना आपका, उसको इक्वेट करोगे जीरो से तो 4 इधर जाएगा डिवाइड में, तो u बच जाएगा आपका 0। तो देखो अगेन 2 जीरो आ गए बेटा मेरे, एक जीरो आया मेरा -2 और एक जीरो आया मेरा 0। ठीक है, तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा -2 और जो बीटा हो जाएगा वो हो जाएगा 0। ठीक है, तो मैं अल्फा बता दिया, बीटा बता दिया। अगेन बताओ, अब इसके अगर रिलेशनशिप को हमको वेरीफाई करना है तो चलो करते हैं इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई फटाफट, बिना देर किए, फुल स्पीड के साथ। बताओ अल्फा प्लस बीटा, अच्छा एक काम करते हैं, पहले इसका एबीसी निकाल लेते हैं, राइट? अच्छा बताओ, अगर मैं 4u² प्लस 8u प्लस 0 ऐसा लिख सकता हूँ ना, कांस्टेंट नहीं दिख रहा है मुझे तो मैं उसकी जगह प्लस 0 लिख लिया। इसको अगर मैं कंपेयर करूं ax² प्लस bx प्लस c से, जल्दी से बताओ a क्या दिख रहा है बेटा, तो a के जगह दिख रहा है हमको 4, b के जगह दिख रहा है हमको 8 और c के जगह दिख रहा है हमको 0, तो c इज इक्वल टू 0। चलो जल्दी से अब रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। फर्स्ट रिलेशन है हमारा अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अच्छा अल्फा ये है, बीटा 0 है, तो -2 प्लस 0 विच इज इक्वल टू -2। सेम -b/a, तो -8/4 है ना, b आपका 8 है, a 4 है, तो माइनस से 4 2 8, तो ये आ गया -2। अगेन बताओ
दोनों इक्वल आ रहा है, देयरफॉर आप बोल सकते हो LHS इक्वल टू RHS। क्लियर है? अगेन सेम ऐसे ही सेकेंड रिलेशन को भी वेरीफाई कर लेते हैं साइड में उसके। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। चलो बताओ अल्फा कितना है बेटा आपका -2, बीटा है 0, तो -2 इंटू 0 बताओ कितना आ जाएगा 0। ये मल्टीप्लाई है ना, डॉट मत समझ लेना, डॉट यानी मल्टीप्लाई ही होता है, -2 इंटू 0 0। अगेन बताओ सी बाय यानी कि 0/4 विच इज नथिंग बट 0। अगेन LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है। आया समझ में? इस टाइप का है। फोर्थ क्वेश्चन बहुत इजी था, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि कहीं गलती ना कर लो आप लोग, ठीक है। चलो फुल स्पीड से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे। 5 को सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो ये है, p² - 15 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लेकिन अब इसको सॉल्व कैसे करोगे भाई? इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी नहीं कर सकते, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो अब यहां पर लगाना पड़ेगा आपको थोड़ा सा दिमाग और सोचना पड़ेगा कैसे करेंगे। तो ज्यादा हार्ड नहीं है, एकदम इजी है। देखो मैं आपको बताता हूं। कभी भी आपको इस टाइप का टर्म दिखे और आपको जीरोस निकालना है बेटा, तो हम एक काम कर सकते हैं, हम एक आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं जो हमने जूनियर सेक्शन में पढ़ी थी। और वो आइडेंटिटी है बेटा a² - b², राइट। a² - b² की a² - b² की आइडेंटिटी होती है a+b इंटू a-b, राइट। ये हमने पढ़ा है, a² - b² बिकम्स a+b इंटू a-b। अब तुम बोलोगे सर इसको इस आइडेंटिटी में कैसे अरेंज करेंगे? यहाँ t का स्क्वायर तो दिख रहा है हमें, लेकिन 15 का तो कोई भी स्क्वायर नहीं है। तो 15 का अगर स्क्वायर नहीं है तो क्या हम बना नहीं सकते उसको? बना सकते हैं। अब ध्यान से देखो यहाँ पर कैसे करेंगे इसको सॉल्व। देखो इसको नाउ, इसको ऐसा लिख देंगे बेटा, ये t² है ना, तो मैं इसको लिख देता हूँ t का होल स्क्वायर। तो ये बन गया मेरा a², ये हो गया a² माइनस ये 15 है ना। तो बताओ क्या 15 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ? ध्यान से देखो, क्या हम 15 को ऐसा लिख सकते हैं? √15 का स्क्वायर। ध्यान से देखो, पूरी नजर आपकी यहां होनी चाहिए। 15 को क्या मैं √15 का स्क्वायर बोल सकता हूं? क्यों √15 का स्क्वायर बेटा? हमको मालूम है अगर √15 का अगर हम स्क्वायर कर डालेंगे तो इट इज नथिंग बट 15। स्क्वायर रूट का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट कट जाता है, हमको मालूम है वो हट जाता है। तो क्या बनेगा? √15 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 15 ही तो आएगा ना भैया, करेक्ट है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये माइनस ये 15 के जगह मैंने लिख दिया √15 का स्क्वायर। तो इससे हुआ क्या? ध्यान से देखो इससे क्या हुआ। मेरा ये जो टर्म है ऑटोमेटिक इस आइडेंटिटी में अरेंज हो गया, a² - b², करेक्ट है भाई? ठीक। तो अब इसमें आइडेंटिटी लगा देते हैं। चलो बताओ, आइडेंटिटी लगाओगे तो a² - b² क्या हो जाएगा? a+b इंटू a-b, करेक्ट है। ये हो गया a+b इंटू a-b। तो जरा ध्यान से देखना, आपके दो जीरोस निकल गए ना, ठीक है। तो एक जीरो क्या हो जाएगा? पहले आप t प्लस √15 को इक्वेट करो जीरो से, तो आपका एक जीरो आ जाएगा t इज इक्वल टू -√15, करेक्ट है। अच्छा दूसरा जीरो क्या आएगा? अब t -√15 को इक्वेट करो जीरो से, तो आपका आ जाएगा t इज इक्वल टू √15। क्लियर है? तो एक t आ गया -√15, एक t आ गया आपका √15। ठीक। अगेन यहां पर क्या अब आप बोल सकते हो कि आपको अल्फा और बीटा मिल गया है, तो देयरफॉर आप बोल सकते हो आपका अल्फा हो गया -√15 और बीटा हो गया √15। अब देखो आप अल्फा को √15 बीटा को -√15 ले लो, एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना, कुछ भी ले सकते हो। मैंने अल्फा को ले लिया -√15, बीटा को ले लिया √15।
आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, हमको हमको अब इसका रिलेशनशिप को वेरीफाई कराना है, जो कि हम करा लेंगे आसानी से, हमको मालूम है। उसके पहले एक काम करते हैं, इसका ए बी सी निकालते हैं, राइट। ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 15। अच्छा बताओ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ध्यान से देखना, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, टी स्क्वायर प्लस 0 × टी -15। ध्यान से बताओ मुझे, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या। यहाँ पर मुझे बीच में टी वाला टर्म दिख नहीं रहा था, तो उसके जगह मैं 0 × टी लिख दिया। 0 × टी क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, 0 × टी इज 0, राइट। तो हम इसी इक्वेशन को रीअरेंज करके ऐसा लिख सकते हैं बेटा, राइट। दैट इज टी स्क्वायर प्लस 0t-15। एक ही बात है, कुछ मैंने अलग नहीं किया। अब अगर मैं कंपेयर करूंगा इसको हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन से, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो मुझे यहाँ पर a b c की वैल्यू मिल जाएगी। तुम बताओ ध्यान से, बताओ ए क्या आ गया बेटा मेरा, a इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा 1। अगर मैं कंपेयर करूंगा, a आ गया 1, b मेरा आ जाएगा बिल्कुल 0, और c आ जाएगा मेरा, c जो आ जाएगा वो आ जाएगा -15। c जो आ जाएगा वो आएगा -15। चलो इसके रिलेशनशिप को बिल्कुल फुल स्पीड से हम वेरीफाई करते हैं। पहला है ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। चलो बताओ भाई, अल्फा क्या है बीटा क्या है, तो अल्फा है -√15 और बीटा है +√15। अरे भाई सेम टर्म है, ये तो अब मालूम होगा। -√15 प्लस +√15 क्या हो जाएगा, 0। जैसे -2 + 2 0 होता है, वैसे -√15 +√15 0। नेक्स्ट -b/a, तो -0/1। अरे जीरो को किसी के भी साथ डिवाइड करो, आंसर क्या आने वाला है, 0। तो हो गया एलएचएस और आरएचएस इक्वल, करेक्ट है। होपफुली आ रहा होगा आपको समझ में अब। नाउ बताओ, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या पढ़ा हमने, c/a, ठीक है। चलो जरा करो मल्टीप्लाई, अल्फा दैट इज -√15 इंटू बीटा विच इज √15 मस्ट बी इक्वल टू c/a, c -15 अपॉन a। अरे अब मैं साइड बाय साइड कर रहा हूँ ना, इक्वल नहीं है, साइड बाय साइड अपन को प्रूफ करना है, c/a तो 1। अब तुम बताओ जरा ध्यान से देख के बताओ, √15 इंटू √15 करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, आंसर क्या आएगा, -15। सेम यहाँ -15/1 क्या आएगा, -15। तो हमारा LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस द रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। समझ में आ रही है बात, होपफुली समझ में आ रही होगी अच्छे से। तो पेशेंस से करना पड़ता है मैथमेटिक्स को, कंसंट्रेशन लगता है, बिना कंसंट्रेशन लगाए मैथमेटिक्स हम नहीं समझ सकते, ठीक है। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का नाम है बेटा, जो जितना प्रैक्टिस करेगा, जितने ईमानदारी से पढ़ेगा, उसको ये सब्जेक्ट उतना अच्छा लगने लगेगा, राइट। कभी भी किसी चीज को ऑनेस्टी से करोगे तो हमेशा आपको वो सब्जेक्ट बेनिफिट देगा और आगे भी देगा हमेशा। तो थोड़ा सा जब भी याद रखो, आप जब पढ़ाई करते हो तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ आप बिल्कुल नोट्स बनाओ, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हेडफोन लगाया पलंग में लेट गया और लेक्चर देखते ही जा रहे हैं, देखते ही जा रहे हैं, इससे आपको नींद आ जाएगी, ठीक है, इससे आपको नींद आ जाएगी। सबसे बेस्ट तरीका है कि हाथ में पेन पकड़ो और मेरे क्वेश्चन बनाने से पहले आप ट्राई करके देखो, नोट्स बिल्कुल प्रॉपरली लिखो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, होपफुली तुम समझ रहे हो। चलो ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं बेटा, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल with the given number as the sum and product of its zeros। अब देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसका सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, गिवन है वो हमको, गिवन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है बेटा, सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा दिया है और आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाना है। तो याद आ गया होगा आपको, फॉर्मूला मैंने अभी लिखवाया था कि अगर अल्फा प्लस बीटा
और अल्फा इंटू बीटा दिया रहे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं, यह भी आपको मैंने बताया था फॉर्मूले में, सेम उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, जल्दी से बनाते हैं। चलो देखो, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि ये जो 1/4 है ये क्या दिया है मेरा, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा दिया है, कितना दिया है 1/4, क्लियर है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये जो -1 है ये क्या दिया है मेरा, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है बेटा, दैट इज -1। अच्छा, कुछ स्टूडेंट का डाउट रहता है, अक्सर मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट का डाउट रहता है कि सर इसको अगर अल्फा प्लस बीटा ले लें और इसको अल्फा इंटू बीटा ले लें तो सही रहेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं रहेगा भाई। इसको अगर मैं अल्फा प्लस बीटा और इसको अल्फा इंटू बीटा ले लूं तो गलत हो जाएगा, ये चीज याद रखना है ना, इसमें इंटरचेंज नहीं कर सकते। अच्छा, कैसे डिसाइड करोगे कि पहला वाला ही अल्फा प्लस बीटा है? तो याद रखना क्वेश्चन में पहले सम और बाद में प्रोडक्ट दिया है, क्वेश्चन में पहले सम बाद में प्रोडक्ट दिया है, तो ये फर्स्ट वाला आपका अल्फा प्लस बीटा ही होगा, ठीक है, और ये जो सेकंड वाला है वो अल्फा माइनस बीटा ही होगा, तो ये चीज याद रखना भाई, है ना, इसमें गलती मत कर देना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है हमको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने बोला है, सिंपल क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन। तो बताओ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का एकदम बेहतरीन फॉर्मूला हमारे पास है, डेट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सीधा फॉर्मूला है भाई, एकदम सीधा फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना हमको, सीधा सीधा वैल्यू को पुट कर दो, आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो बताओ क्या करेंगे, पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह इसमें आप पुट करो 1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पुट करो भाई, -1 बोल रहा है तो करना पड़ेगा, ठीक। तो बताओ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस x/4 प्लस माइनस -1। अच्छा, अब तुम एक चीज बताओ, ये फ्रैक्शन देखो, ये तो हो गया तुम्हारा, ये एक आंसर हो गया, इसको तुम ऐसा छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको एक काम करता हूं मैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, एक काम कर लेते हैं ना, हम एलसीएम ले लेते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं, 4 एलसीएम आएगा, तो अगर मैं इन सब का सम कर दूं तो बताओ कितना आ जाएगा, ये आएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 का होल अपॉन 4, ये आएगा, एलसीएम ले लिया, ये होपफुली आता होगा ऐसा एलसीएम लेके ऐड करना आपको इसको, तो ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, और ये जो 4 है इसको अब हम ऐसा लिख लेते हैं 1/4 इज नथिंग बट 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, आया सर में, सो दिस मस्ट बी योर आंसर। आप ऐसा भी लिख सकते हो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई वे में हो गया, यहाँ फ्रैक्शन में था, फ्रैक्शन को हटाना था तो मैंने एलसीएम ले लिया, अब ये 4 को मैं ब्रैकेट के बाहर लिखूंगा तो 1/4 लिखना पड़ेगा मुझे, और ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, तो ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है, जैसा भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो, ज्यादा बेटर है ऐसा लिखो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके तो अच्छा लगता है, अच्छा दिखता है, एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चे ने सिंप्लीफाई किया है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक, राइट। चलो इसका एक क्वेश्चन और ले लेते हैं फटाक से, ये आंसर हो गया बेटा, इसमें और कुछ नहीं करना हमको, सिर्फ पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाने बोला था, ये हमने पॉलिनोमियल इक्वेशन बना दी। एक आध क्वेश्चन इसका और कर लेते हैं, कौन सा कर लें भाई, रूट वाला कर लें, ये कौन सा रूट वाला अच्छा दिख रहा है आप लोग को, ये अच्छा दिख रहा है, इसी को ले लें, ठीक है, या ये एक बार ट्राई करना, ठीक है, मैं थर्ड बता देता हूँ आपको, इजी है, ये भी इजी है, वैसे ही करना है, दोनों सेम है, फर्क ही क्या है, रूट है तो कुछ हमको लेना देना नहीं है भाई, रूट से, रूट है तो है रहे, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो सेकंड ही बता देता हूँ, क्योंकि वो जीरो है वो तो और आसान है, आप बना लोगे। चलो सेकंड देख लो, सेकंड है √2 और 1/3 दिया है भाई, √2 और 1/3 दिया है, एक काम करते हैं, हमको मालूम है, फटाफट बनाएंगे बिल्कुल, अल्फा प्लस बीटा, √2 दिया है और अल्फा इंटू बीटा, ये हमको 1/3 दिया है, हमको फॉर्मूला मालूम है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला हमको दिया हुआ है, तो दैट इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं लिख देता हूँ √x
प्लस, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की जगह √2 पुट कर दिया बेटा मैंने, तो ये हो गया √2x, अगेन प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह मैं रख देता हूँ 1/3। ठीक, अगेन एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने में क्या है, एक तो ऐसा भी छोड़ सकते हो, ये भी आपका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा डायरेक्ट। एलसीएम ले लेते हैं सुंदर दिखाने के लिए थोड़ा सा, तो ये आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 का होल अपॉन 3। अब इस 3 को खींच के बाहर ला लो, तो 3 को खींच के बाहर लाओगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो दिस मस्ट बी योर आंसर। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। होपफुली आपने एंजॉय की होगी आज की क्लास। और अगर अब आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जितना हो सके बेटा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि ये फ्री लेक्चर सीरीज जो है ये मैंने आप ही लोग के लिए बनाई है। तो जितने स्टूडेंट्स इससे बेनिफिट उठाना चाहते हैं वो उठा सकते हैं। आप बिल्कुल खुल के शेयर करो इसको, ठीक है। तो चलो, थैंक यू क्लास।